कि जो परमाणु है वो अविभाज्य कण है, इसे और हम छोटे कणों में नहीं तोड़ सकते। इलेक्ट्रॉन के निर्माण की खोज की गई, इलेक्ट्रॉन की खोज की गई कि इलेक्ट्रॉन कहां से प्राप्त हुआ, वो कैथोड किरणों से प्राप्त हुआ। और किस प्रकार से परमाणु के अस्थायित्व को हम परिभाषित करते हैं, स्टेबिलिटी ऑफ एटम को यहां परिभाषित करने के बाद इन सभी परमाणु मॉडल में अपने अपने सिरे से करी गई है। कुछ रेज सीधे सीधे बाहर निकल जाती है और कुछ रे अपने मार्ग से विक्षेपित हो जाती है। इसी के आधार पर अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट लाया गया और इस पे इन्होंने कई सारे निष्कर्ष निकाले। हेलो बच्चों, नमस्कार, स्वागत है आपका अपने प्लेटफॉर्म फिजिक्स बाय पंकज सर में। तो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? मैं आलोक सर, आपका केमिस्ट्री एजुकेटर। आज आपकी क्लास में हम करेंगे क्लास 9th का नेक्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है स्ट्रक्चर ऑफ एटम, परमाणु की संरचना। इससे पहले हमने एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, परमाणु एवं अणु के बारे में पढ़ा था। अब हम पढ़ेंगे परमाणु की संरचना, स्ट्रक्चर्स ऑफ एटम के बारे में। क्लास 9th के केमिस्ट्री का ये नेक्स्ट और लास्ट चैप्टर है। क्लास 9th में साइंस में 4 चैप्टर है, साइंस में बेसिकली केमिस्ट्री में 4 चैप्टर्स हैं और 4th नंबर चैप्टर जो आपकी केमिस्ट्री का है वो है स्ट्रक्चर ऑफ एटम, जिसे कहेंगे परमाणु की संरचना, राइट। तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम को हम पढ़ेंगे कि परमाणु की संरचना को हम कैसे प्रदर्शित करते हैं। परमाणु की संरचना से संबंधित कई सारे एटॉमिक मॉडल दिए गए, परमाणु मॉडल दिए गए, जिसकी सहायता से हम परमाणुओं के बारे में समझते हैं। इससे पहले के चैप्टर में हमने परमाणु एवं अणु के बारे में पढ़ा था। अब उसके आगे हम नेक्स्ट टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। आइए शुरू करेंगे कि परमाणु किसे कहते हैं, एटम्स किसे कहते हैं। हम एटम्स की बात करें तो सबसे पहले अगर हम एटम शब्द की बात करें, किसने दिया परमाणु को, तो डाल्टन्स की एटॉमिक थियरी हमने इससे पहले वाले कॉन्सेप्ट्स में पढ़ा था कि एटम का मीन्स होता है इनडिविजिबल पार्टिकल, अविभाज्य कण। क्या मीनिंग होता है? अविभाज्य कण, ठीक है। तो अविभाज्य कण जो परमाणु था, परमाणु की संकल्पना जो सबसे पुरानी है, जिसके जॉन डाल्टन ने दिया था, वो कहते हैं कि जो परमाणु है वो अविभाज्य कण है, इसे और हम छोटे कणों में नहीं तोड़ सकते। परमाणु किसी तत्व का वह सूक्ष्मतम कण है जिसे हम और विभाजित नहीं कर सकते और यह स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है या बिना अपघटित हुए रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेता है, ठीक है। तो परमाणु की संकल्पना कुछ इस बात पर आधारित थी, लेकिन जब आगे चलकर कई सारे खोजें हुई और उससे हमें पता चलता है कि परमाणु का स्वतंत्र अस्तित्व है, या हम बात करें परमाणु ही सबसे छोटा कण नहीं है, परमाणु भी छोटे छोटे सब एटॉमिक पार्टिकल से मिलकर बना है, जिसे हम अपरमाणुविक कण कहते हैं। क्या कहेंगे? सब एटॉमिक पार्टिकल से मिलकर बना है, जिसे हम अपरमाणुविक कण कहते हैं। और ये कब पता चला? ये चला कैथोड किरणों, कैनॉल किरणों की आगे खोज की गई, जब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की खोज की गई, तो ये बात हमें समझ आती है कि जो एटम है, परमाणु है, ये केवल क्या है, यही सबसे सूक्ष्मतम कण नहीं है, ये भी कई सब एटॉमिक पार्टिकल से मिलकर बना है, कई अपरमाणुविक कणों से मिलकर बना है, जिसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहते हैं। क्या कहेंगे? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहते हैं। तो ये 3 सब एटॉमिक पार्टिकल से मिलकर बना है। क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं है? तो ये कॉन्सेप्ट हम पढ़ेंगे कि जो परमाणु है वो पदार्थ के निर्माण खंड है। ये कहा गया कि कोई पदार्थ है, उसका सबसे सूक्ष्मतम कण जो है परमाणु होगा। लेकिन जब आगे कई खोजें हुई तब ये पता चलती है बात, यह पदार्थ की सबसे छोटी इकाई है। ये कहां बात पता चली थी हमें? ये डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी से हमने पढ़ा था कि पदार्थ की सबसे छोटी इकाई क्या है? परमाणु है, जो 3 उप परमाणु कणों से मिलकर बना है। 3 सब एटॉमिक पार्टिकल अपरमाणुविक कणों से मिलकर बना है, जिसे हम प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ये 3 सबसे छोटे छोटे अपरमाणुविक पार्टिकल्स कहलाते हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल या उप परमाणुविक कण कहलाते हैं। क्लियर? चलो, इससे पहले डाल्टन ने कहा था, देखो डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी हमने पढ़ी है, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत हमने इसके पहले के चैप्टर में पढ़े थे। उसमें डाल्टन ने कहा था कि जो परमाणु है वो अविभाज्य कण है। क्या है भाई? परमाणु अविभाज्य कण है। जो एटम शब्द है, एटम शब्द ग्रीक भाषा का शब्द है, जिसका मीनिंग होता है इनडिविजिबल पार्टिकल, अविभाज्य कण, ठीक है।
इनडिविजिबल पार्टिकल, इसका मीन है अविभाज्य कण, मतलब इसे और भी हम छोटे कणों में नहीं तोड़ सकते हैं, ऐसा किसका मानना था। 1808 में आई एक एटॉमिक थ्योरी जिसका नाम है डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। क्या नाम है? डाल्टन का परमाणु सिद्धांत आता है, जिसके अंतर्गत ये बात करते हैं कि जो परमाणु है वो छोटे छोटे, मतलब कोई पदार्थ है वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, जिसे परमाणु कहेंगे, राइट। लेकिन आगे कई खोज की गई, अभी हम एक एक को समझते हैं। हम बात करेंगे कैथोड किरणों की, कैनाल किरणों की, या हम जेम्स चैडविक की बात करेंगे, अर्नेस्ट रदरफोर्ड की बात करेंगे। तो इन सभी ने अपने एक्सपेरिमेंट्स के बिहाफ पर, अपने प्रयोगों के आधार पर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की खोज की है। और ये कहते हैं कि किसी पदार्थ का सबसे सूक्ष्मतम कण परमाणु ना होकर के उससे भी सूक्ष्म कण क्या है? इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है। क्लियर? चलो भाई, इससे पहले डाल्टन ने कहा था कि परमाणु अविभाज्य कण है, यानी आगे विभाजित नहीं किया जा सकता, ऐसा डाल्टन का मानना था। क्लियर? लेकिन जब हम बात करें कि आगे जब सब एटॉमिक पार्टिकल्स की खोज हुई, अपरमाणविक कण या उप परमाणविक कणों की खोज हुई, तो इनकी ये बात गलत साबित हुई और इससे हमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की खोज के बारे में पता चलता है। चलो भाई, फटाफट करके आप सभी स्क्रीनशॉट ले लो। आइए बढ़ते हैं हम अगले पॉइंट की ओर और आइए देखते हैं इलेक्ट्रॉन की खोज के बारे में। डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसके द्वारा की गई। डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की खोज किसके द्वारा की गई। ठीक है, चलो डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करें। भाई, इलेक्ट्रॉन की जो खोज की गई थी वो कैथोड किरणों से की गई थी। हम कैथोड किरणों की बात करें, इस पर जो एक्सपेरिमेंट किया, इसका जो प्रयोग किया था, वो कौन थे? वो थे जे टॉमसन। कौन से थे वो? कौन से वैज्ञानिक थे? तो वो थे जे टॉमसन। जे टॉमसन के द्वारा सबसे पहले कैथोड किरणों की सहायता से इलेक्ट्रॉन की खोज की गई, राइट। इलेक्ट्रॉन की खोज कैथोड किरणों की सहायता से जे टॉमसन ने किया। हम बात करें, टॉमसन ने कैथोड किरणों की मदद से परमाणु में इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के बारे में पता लगाया। भाई, कोई परमाणु है वो भी छोटे छोटे सब एटॉमिक पार्टिकल से मिलकर बना है, और अगर हम बात करें वो सब एटॉमिक पार्टिकल क्या कहलाते हैं? वो इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। इलेक्ट्रॉन की खोज का जो श्रेय है वो जे टॉमसन को जाता है। इसके एक्सपेरिमेंटल सेटअप्स की हम बात करें तो आगे आप फर्दर क्लास 11th में चीजों को कवर करेंगे। क्लास 9th में बेसिक कॉन्सेप्ट्स दिए गए हैं, तो इनको आप जरूर समझते चलिए। साथ साथ अगर आपसे पूछा जाए कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की, तो वो जे टॉमसन ने की। किसने की? जे टॉमसन ने की। और किसकी सहायता से की? तो हम बात करेंगे कैथोड किरणों की सहायता से। कैथोड किरणों की हेल्प से किसकी खोज की गई? कैथोड किरणों की हेल्प से इलेक्ट्रॉन के निर्माण की खोज की गई, इलेक्ट्रॉन की खोज की गई कि इलेक्ट्रॉन कहां से प्राप्त हुआ? वो कैथोड किरणों से प्राप्त हुआ। क्लियर? तो इलेक्ट्रॉन की खोज जे टॉमसन के द्वारा की गई। क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं है। अब आइए हम देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन की खोज जब जे टॉमसन ने किया, कैथोड किरणों के हेल्प से किया, तो इलेक्ट्रॉन है क्या, राइट। और इलेक्ट्रॉन पर आवेश की मात्रा कितनी है? इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना है? इलेक्ट्रॉन कैसे बिहेव करता है, कैसे कार्य करता है? तो हम बात करें कि इलेक्ट्रॉन पर आवेश की मात्रा, भाई इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश पाया जाता है, तो इलेक्ट्रॉन पर कुल आवेश की मात्रा जो है वो कितनी होगी? ये ऋणात्मक चिन्ह के साथ -1.6 गुणे 10 की घात -19 कूलाम क्या है, इस पर आवेश पाया जाता है। इस पर चार्ज होगा 1.6 गुणे 10 की घात -19 कूलाम, इस पर आवेश पाई जाती है। ये बात क्लियर है कि इलेक्ट्रॉन पर आवेश की मात्रा 1.6 गुणे 10 की घात -19 कूलाम है। हम बात करें इलेक्ट्रॉन पर द्रव्यमान की मात्रा, देखिए इलेक्ट्रॉन पर द्रव्यमान की बात करें तो 9.1 गुणे 10 की घात -31 किलोग्राम। क्या है भाई? ये किलोग्राम, ये है द्रव्यमान। 9.1 गुणे 10 की घात -31 किलोग्राम क्या है? इसका द्रव्यमान कहलाएगा। ये इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान और इलेक्ट्रॉन पर आवेश की मात्रा को प्रदर्शित करता है। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन की खोज से हमें बात पता चली। कैथोड किरणों की सहायता से इलेक्ट्रॉन की खोज की गई। इलेक्ट्रॉन की खोज का एक्सपेरिमेंटल सेटअप्स आगे हम 11th में हम कवर करेंगे। वहां भी एक चैप्टर है स्ट्रक्चर ऑफ एटम, वहां हमने कराया भी। अगर आप आगे इसको देखना चाहें तो क्लास 11th की प्लेलिस्ट आप देख सकते हैं। ठीक है, चलो भाई, तो इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन की खोज की गई और इलेक्ट्रॉन पर आवेश की मात्रा, इलेक्ट्रॉन पर द्रव्यमान को हमने प्रदर्शित किया कि किस प्रकार से इलेक्ट्रॉन के आवेश और द्रव्यमान होंगे।
फटाफट आप सभी स्क्रीनशॉट लेंगे। बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर। आइए समझेंगे कि प्रोटॉन की खोज से संबंधित कहां से प्रोटॉन की खोज की गई और प्रोटॉन पर आवेश की मात्रा कितनी होती है। इलेक्ट्रॉनों की बात अभी हमने की, इलेक्ट्रॉन पर आवेश की मात्रा क्या है? ऋणात्मक चार्ज है, ऋणात्मक आवेश है। देखिए इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश है वो 1.6 गुणे 10⁻⁻19 कूलाम्ब होता है। आपसे पूछा जाए इलेक्ट्रॉन पर आवेश की प्रकृति कैसी है, तो ये ऋणात्मक आवेश रखता है। कैसा आवेश होगा? निगेटिव चार्ज रखता है, ऋणात्मक आवेश होगा। क्लियर? चलो भाई, प्रोटॉन की खोज, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन की बात करें कि डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन किसके द्वारा और किसकी हेल्प से की गई, राइट? तो जहां हमने इलेक्ट्रॉन की बात करी थी कि जे टॉमसन ने खोजा, किसकी हेल्प से? कैथोड किरणों से। ऐसे ही प्रोटॉन की खोज किसने की? प्रोटॉन की खोज की है गोल्डआइंस्टीन ने, अर्नेस्ट गोल्डआइंस्टीन ने। और इसे किससे किया है? इसे कैनाल किरणों की हेल्प से किया है। कैसे किरणें? कैनाल किरणें। आइए समझते हैं। अर्नेस्ट गोल्डस्टीन ने क्या किया है? इनके द्वारा प्रसिद्ध एनोड किरणों या कैनाल किरणों के प्रयोग से एक्सपेरिमेंट किया इन्होंने, जो कैनाल किरणों की सहायता से ये क्या देखते हैं? ये परमाणु में धनावेशित कण की खोज करी, जिसको प्रोटॉन कहा गया। भाई ये है परमाणु, और परमाणु पर धनावेशित क्या खोज किया इन्होंने? धनावेशित कण की खोज की कि परमाणु में एक कण है जो कि पॉजिटिवली अफेक्टेड है, धनावेशित है, और धनावेशित कण की खोज परमाणु में की गई। तो इसी को इन्होंने किसका नाम दिया? प्रोटॉन का नाम दिया कि ये जो कण होगा ये प्रोटॉन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? प्रोटॉन कहलाएगा। तो आपसे पूछा जाए कि प्रोटॉन की खोज किसने की, तो इसको किया है रदरफोर्ड ने। किसने किया है? रदरफोर्ड ने। और अगर हम हाँ, प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने किया है, ठीक है। प्रोटॉन की खोज यहां किसने की है? गोल्डस्टीन ने की है। और अगर हम बात करें कि प्रोटॉन की खोज किन किरणों की सहायता से की गई थी, तो ये हम बात करते हैं कैनाल किरणों की सहायता से प्रोटॉन की खोज की गई है। क्लियर? कैनाल किरणों की सहायता से प्रोटॉन की खोज की गई है। अब आपसे बात किया जाए कि प्रोटॉन पर आवेश की मात्रा कितनी है, प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना है। तो हम प्रोटॉन पर आवेश की मात्रा देखें। देखिए प्रोटॉन पर आवेश की प्रकृति कितनी है? क्या है? धनात्मक आवेश है। कैसा आवेश है? धनात्मक आवेश है। भाई यहां धनावेशित कण ही प्रोटॉन कहलाते हैं। तो वो जब अगर पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, धनावेशित कण है, वही प्रोटॉन होगा, तो आवेश की मात्रा धनात्मक होगी। और अगर हम प्रोटॉन पर आवेश की बात करें तो जितना आवेश इलेक्ट्रॉन पर पाया जाता है 1.6 गुणे 10⁻⁻19 कूलाम्ब, उतना ही आवेश हम बात करें किस पे पाया जाएगा? प्रोटॉन पर पाया जाएगा। ठीक है, जितना आवेश की मात्रा इलेक्ट्रॉन पर, उतनी आवेश की मात्रा प्रोटॉन पर। बस वहां ऋणावेशित आवेश है, यहां धनावेशित आवेश। राइट? कैसा आवेश होगा? धनावेशित। क्लियर है? चलो आइए समझते हैं कि प्रोटॉन पर द्रव्यमान की मात्रा, प्रोटॉन का जो द्रव्यमान है वहां भाई 9.1 गुणे 10⁻31 किलोग्राम था। यहां पर 1.673 गुणे 10⁻27 किलोग्राम प्रोटॉन का जो है क्या होगा? द्रव्यमान कहलाएगा। प्रोटॉन के द्रव्यमान 1.67 गुणे 10⁻23 किलोग्राम होता है। ठीक है, आइए समझते हैं कि प्रोटॉन का द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का कितने गुना है। यह क्वेश्चन पूछा जाता है आपके एमसीक्यूज में, एग्जाम्स में, कि जो प्रोटॉन का द्रव्यमान है वो इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का 1840 गुना है। क्या है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, और यह है मास ऑफ प्रोटॉन। तो मास ऑफ जो प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान है वो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का कितने गुना है? इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का 1840 गुना होगा। तो ये इनमें डिफरेंसेस है, प्रोटॉन में और इलेक्ट्रॉन में कुछ अंतर भी आपने समझा कि इलेक्ट्रॉन पर आवेश की मात्रा है ऋणात्मक, जबकि प्रोटॉन पर आवेश की मात्रा है धनात्मक। हम बात करें प्रोटॉन पर जो द्रव्यमान है वो 1840 गुना अधिक द्रव्यमान पाया जाएगा। किससे? वो इलेक्ट्रॉन से पाया जाएगा। ठीक है, चलो भाई बढ़ेंगे हम अगले पॉइंट की ओर, और इसी प्रकार से हम आगे बढ़ते हैं। हम देखेंगे, हमने इलेक्ट्रॉन की खोज समझ ली है, प्रोटॉन के बारे में पढ़ लिया है। आइए देखते हैं न्यूट्रॉन के बारे में कि न्यूट्रॉन की खोज किसने की। डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन देखेंगे, न्यूट्रॉन की खोज किसके द्वारा की गई। राइट, चलो
हम न्यूट्रॉन की बात करें तो न्यूट्रॉन की जो खोज की थी वो जे चैडविक ने किया था। किसने किया था? जेम्स चैडविक जिसे आप कहते हैं, इनके द्वारा न्यूट्रॉन की खोज की गई। और न्यूट्रॉन की खोज में किसकी सहायता ली गई, तो इसको हम समझते हैं। हम बात करेंगे कि जेम्स चैडविक ने हल्के तत्व, जो हल्का तत्व है पीरियोडिक टेबल में, प्रकृति में, जैसे हीलियम है, जैसे लिथियम है, सॉरी हाँ, जैसे लिथियम है हल्का तत्व, लिथियम है, बोरॉन है, ये सभी हल्के तत्व कहलाते हैं। और इनकी सहायता से क्या किया गया, जेम्स चैडविक ने सबसे हल्के तत्वों लिथियम, बोरॉन के कणों के साथ क्या किया, कणों के साथ टक्कर कराई, और जिसके कारणवश एक नए कण का द्रव्यमान निकल के आया। क्या निकल के आया? एक नए कण का द्रव्यमान जो कि प्रोटॉन के बराबर था। कैसा था ये नए कण का द्रव्यमान निकल के आता है जो कि प्रोटॉन के बराबर था। और यही कारण है कि ये सभी आवेश रहित थे। जहां पर हमने देखा कि इलेक्ट्रॉन पर आवेश की मात्रा ऋणात्मक है, भाई प्रोटॉन पर आवेश की मात्रा धनात्मक है। और यहां पे हम ये देख रहे हैं कि इसका द्रव्यमान तो प्रोटॉन के बराबर है, लेकिन इस पर आवेश रहित है, इस पर कोई चार्ज, कोई आवेश नहीं होगा। अगर हम आवेश की बात करें तो क्या होगा? न्यूट्रल आवेश, जिसे आप कहते हो उदासीन आवेश की प्रकृति, न्यूट्रल आवेश जिसे आप इंग्लिश में कहेंगे। और इसी से न्यूट्रॉन शब्द या न्यूट्रॉन की खोज हुई, राइट। इसकी उत्पत्ति सिद्ध हुई कि इस पर आवेश क्या है? न्यूट्रल है, उदासीन है, आवेश की मात्रा नहीं है, आवेश रहित है। इन्हीं कणों को न्यूट्रॉन नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया? इन्हीं कणों को कहा गया कि ये न्यूट्रॉन है, क्योंकि इन पर द्रव्यमान लगभग बराबर है प्रोटॉन के, और इन पर आवेश की मात्रा शून्य, इट मींस आवेश रहित कण है, तो इसको न्यूट्रॉन नाम दिया गया। ठीक है, चलिए हम बात करें, न्यूट्रॉन हाइड्रोजन के प्रोटियम समस्थानिक में नहीं होते। ठीक है, हाइड्रोजन का 3 समस्थानिक है, आइए समझ लेते हैं हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक। अभी आगे हम ये भी समझेंगे कि समस्थानिक कहते किसे हैं। ठीक है, हाइड्रोजन के समस्थानिक की बात करें तो ऐसा तत्व जिसका परमाणु क्रमांक तो समान हो, परमाणु क्रमांक समान हो, लेकिन द्रव्यमान संख्याएं भिन्न हो, तो वो समस्थानिक कहलाते हैं, राइट। अगर परमाणु क्रमांक समान है और क्या है, द्रव्यमान संख्याएं भिन्न है, तो वो समस्थानिक कहलाते हैं। तो हाइड्रोजन का 3 समस्थानिक है, 1H1, 1H2 और 1H3। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक है, कौन कौन से हैं? 1H1, 1H2, 1H3। इसे कहते हैं अगर हम बात करें 3 है, जिसे हम कहेंगे प्रोटियम, ड्यूटीरियम, ट्राइटियम। क्या है ये? प्रोटियम, ड्यूटीरियम, ट्राइटियम। तो प्रोटियम में हम बात करें, इनमें न्यूट्रॉन नहीं होते हैं, न्यूट्रॉन हाइड्रोजन के प्रोटियम समस्थानिक में नहीं होते हैं। यही बातें यहां कही गई हैं। ठीक है, चलो इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान है वो प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन के द्रव्यमान से अत्यधिक कम है। जो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होगा वो प्रोटॉन के द्रव्यमान से भी कम है, न्यूट्रॉन के भी द्रव्यमान से भी कम है। अभी आपने इससे पहले पढ़ा कि जो प्रोटॉन का द्रव्यमान है वो इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का 1834 गुना है। अभी आपने क्या देखा था? 1840 गुना है इसका द्रव्यमान, इसके प्रोटॉन का द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का 1840 गुना है। तो इसी प्रकार से इलेक्ट्रॉन की जो द्रव्यमान है इन सभी से कम है, और इसीलिए परमाणु का द्रव्यमान प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के द्रव्यमानों के योग के बराबर होता है। क्या होगा भाई? जो परमाणु का द्रव्यमान है, जो परमाणु का द्रव्यमान है वो किसके बराबर होगा? प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों के द्रव्यमानों के योग के बराबर होता है। क्लियर? कोई डाउट तो नहीं है। तो इसी प्रकार से हमने न्यूट्रॉन के बारे में पढ़ा कि न्यूट्रॉन की खोज किसने की? जेम्स चैडविक ने की। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? अभी आपने इससे पहले देखा कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की, प्रोटॉन की खोज किसने की, न्यूट्रॉन की खोज किसने की। तो आइए एक हम ट्रिक बताते हैं, शॉर्ट ट्रिक, जिसे आप याद रख सकते हो। जैसे इसे बहुत कॉमन ट्रिक कहा जाता है, ईटा पर नाचिक। इसी ट्रिक से आप याद रख सकते हो। ठीक है, हम बात करें कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की है, तो हु इज द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन? तो इलेक्ट्रॉन की खोज की है टॉमसन ने, जिसे आप जे टॉमसन कहते हैं। अगर पूरा नाम लिखना चाहो तो जे टॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की है।
हम बात करें प्रोटॉन की खोज किसने की है, प्रोटॉन की खोज किसने की है, तो प्रोटॉन ईटा पर नाचे। अब हम प्रोटॉन की बात कर रहे हैं, अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने किसने की है, चलिए अर्नेस्ट किसने की है, यहां आप देख सकते हो इलेक्ट्रॉन की खोज इन्होंने की, प्रोटॉन की खोज अगर बेसिकली हम बात करें गोल्डस्टीन ने तो की थी। देखिए प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन का भी नाम आता है, जिन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था, इनके सहयोगी हुए हैं रदरफोर्ड, अर्नेस्ट रदरफोर्ड का भी नाम आता है इनकी खोज में, ठीक है, प्रोटॉन की खोज। और न्यूट्रॉन की बात करें तो न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने किया था, न्यूट्रॉन की खोज किसने किया था, जेम्स चैडविक ने। क्लियर। देखिए एक्सपेरिमेंट्स जिन्होंने किया, प्रयोग जिसने किया, उन्होंने तो इसकी खोज का श्रेय जाता है, लेकिन उनके सहयोगियों को भी जाता है। तो प्रोटॉन में गोल्डस्टीन और रदरफोर्ड ने भी इसका प्रयोग किया था। तो इस आधार पर इन तीनों की खोजकर्ताओं के नामों को हमने समझा कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की, जे टॉमसन ने की। प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन के द्वारा तो प्रयोग किया ही गया था, बट रदरफोर्ड के बारे में भी बातें निकल के आती हैं कि रदरफोर्ड भी इसकी खोज करता है, और न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक के द्वारा की गई है। क्लियर। चलो भाई अब हम इसे आगे समझते हैं, आगे देखेंगे एटॉमिक मॉडल्स के बारे में, परमाणु मॉडल के बारे में समझते हैं। जब हमें सब एटॉमिक पार्टिकल्स की खोज की गई तो हम क्या देखेंगे, सब एटॉमिक पार्टिकल्स की खोज के बाद अलग अलग एटॉमिक मॉडल्स प्रस्तुत किए गए, अलग अलग वैज्ञानिकों के द्वारा अलग अलग एटॉमिक मॉडल, परमाणु मॉडल प्रस्तुत किए गए। इसके पीछे का कारण ये था, ये सभी बताना चाह रहे थे कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की स्थिति क्या है, ये कहां पर व्यवस्थित है, राइट। तो ये बताना चाह रहे थे, इसीलिए इन्होंने अलग अलग परमाणु मॉडल की बात की है, ठीक है। देखते हैं कि जब सब परमाणुविक, सब एटॉमिक पार्टिकल्स की जब खोज की गई, उप परमाणुविक कणों की खोज के बाद, जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की खोज की गई, और इसके बाद क्या निकल के आता है, डिफरेंट डिफरेंट एटॉमिक मॉडल्स दिए गए, अलग अलग परमाणु मॉडल व्यवस्थित किए गए, प्रदर्शित किए गए। उनमें से कुछ एटॉमिक मॉडल्स इस तरह से हैं, कुछ परमाणु मॉडल जो है इस तरीके से व्यवस्थित किए गए, जो कि इंपॉर्टेंट है, और एक एक करके हम चीजों को पढ़ेंगे। पहला जो एटॉमिक मॉडल है इसका नाम है जे थॉमसन का परमाणु मॉडल, इसे थॉमसन परमाणु मॉडल कहते हैं, थॉमसन परमाणु मॉडल, थॉमसन एटॉमिक मॉडल, ठीक है, थॉमसन एटॉमिक मॉडल या थॉमसन परमाणु मॉडल, जैसा भी आप कह सके, ठीक है, लिखा होता है। हम बात करें रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। और हम नेक्स्ट देखते हैं बोर्स एटॉमिक मॉडल, जो मॉडर्न एटॉमिक मॉडल का भी पार्ट है, जिसे हम कहेंगे बोर्स एटॉमिक मॉडल। तो ये 2 से 3 एटॉमिक मॉडल जो आपको पढ़ने हैं, आपके सिलेबस का पार्ट है। एक एक करके हम समझते हैं। इन सभी ने परिभाषित करने का प्रयास किया है, समझाने का प्रयास किया है कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की स्थिति क्या है, परमाणु कैसा है, कैसे मिलकर बना है, इन 3 कण कहां व्यवस्थित हैं, और किस प्रकार से परमाणु के अस्थायित्व को हम परिभाषित करते हैं। स्टेबिलिटी ऑफ एटम को यहां परिभाषित करने के बाद इन सभी परमाणु मॉडल में अपने अपने सिरे से करी गई है। देखिए परमाणु मॉडल एक एक दिए गए, इनमें कुछ अपनी अपनी कमियां रह गई, जिनकी कमियों को दूर करते हुए अगले परमाणु मॉडल को प्रदर्शित किया गया वैज्ञानिकों के द्वारा। पुराने परमाणु मॉडल की स्टडी के बाद नए एटॉमिक मॉडल्स को प्रेजेंट किया गया है, ठीक है। चलो अब वैसे बोर्स एटॉमिक मॉडल तो उस टाइम का मॉडर्न एटॉमिक मॉडल कहलाता था, लेकिन हम प्रेजेंट सिनेरियो की बात करें कि वर्तमान स्थिति में कौन सा एटॉमिक मॉडल सबसे ज्यादा बेहतर परफॉर्म कर रहा है कि हम एटम्स को डिफाइन कर पाए, तो इसके लिए क्वांटम मैकेनिकल एटॉमिक मॉडल, क्वांटम परमाणु, क्वांटम यांत्रिकी परमाणु मॉडल जो है, ये वैज्ञानिक तौर पर सही पाया गया फाइनली, और इसी मॉडल को स्वीकृति दी गई। इसी मॉडल को हायर कक्षाओं में, उच्च कक्षाओं में आप पढ़ेंगे, इवन क्लास 11th में आपको हम ही पढ़ाएंगे कि जो क्वांटम एटॉमिक मॉडल है वो किस तरीके से एटम्स को डिफाइन करता है, परमाणु को परिभाषित करता है, राइट। तो चलिए भाई हम आगे बढ़ेंगे, पहले एटॉमिक मॉडल्स की तरफ बढ़ते हैं। पहला एटॉमिक मॉडल है थॉमसन परमाणु मॉडल, थॉमसन कहिए या थॉमसन कहिए, थॉमसन एटॉमिक मॉडल, राइट। थॉमसन एटॉमिक मॉडल, थॉमसन का परमाणु मॉडल।
अब जो टॉमसन का परमाणु मॉडल था, देखिए इनके माइंड में जो विचार आया कि किस प्रकार से परमाणु होगा और उसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की स्थिति कैसे होगी, तो ये बताने का इन्होंने प्रयास किया। इन्हीं के परमाणु मॉडल को, इन्हीं के एटॉमिक मॉडल को हम वाटरमेलन मॉडल भी कहते हैं, तरबूज मॉडल भी कहा जाता है। क्या कहेंगे? तरबूज मॉडल कहेंगे, क्योंकि इनका जो मानना था वो क्या था, ये क्या कहते थे कि किस प्रकार से परमाणु व्यवस्थित होंगे। टॉमसन के इस परमाणु मॉडल को कटा तरबूज मॉडल या वाटरमेलन मॉडल कहते हैं, क्योंकि इन्होंने जो माना था, आइए इस बात को हम समझते हैं। ये कहते हैं कि जो परमाणु होगा वो कैसा है, परमाणु है वाटरमेलन जैसा है, ये तरबूजे जैसा है, जैसे कटा हुआ वाटरमेलन होता है, जैसे तरबूज होता है, वैसे ही परमाणु की संकल्पना इन्होंने प्रस्तुत की। ठीक है, ये कहते हैं कि यहां पर जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो इम्बेडेड होंगे, धसे होंगे। यहां पर जो इलेक्ट्रॉन होंगे, जैसे तरबूज में उसके बीज धसे होते हैं, वैसे ही इस तरबूज मॉडल परमाणु में इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो इम्बेडेड होंगे, धसे हुए होंगे, और इसी एटॉमिक मॉडल को क्या कहा गया, वाटरमेलन मॉडल कहा जाता है, तरबूज मॉडल कहा जाता है। वाटरमेलन मॉडल, इसे हम तरबूज मॉडल कहते हैं, टॉमसन का परमाणु मॉडल कहलाएगा ये। राइट, चलिए इसी को हम समझते हैं, ये पूरा मॉडल क्या है, किस प्रकार से ये व्यवस्थित किया गया है। ठीक है, हम बात करें टॉमसन के इस परमाणु मॉडल को कटा तरबूज मॉडल कहते हैं। टॉमसन इस परमाणु मॉडल में धन आवेश तरबूज के खाने वाले लाल भाग की तरह बिखरा होगा, जबकि इलेक्ट्रॉन धनावेशित गोले में तरबूज के बीज की भांति दशा होगा। इन्होंने ये कहा कि जो धनावेश है, वो जो तरबूज का लाल भाग होता है वहां पूरा धनावेश व्यवस्थित है, और जो उस तरबूज में काले काले बीज धसे होते हैं, एम्बेडेड होते हैं, उसे इन्होंने क्या कहा, वो ऋणावेशित भाग होगा, वो इलेक्ट्रॉन कहलाएगा। राइट, और इसी प्रकार से हालांकि इस परमाणु मॉडल ने आवेश रहित अभिलक्षण की विवेचना की, पर कुछ वैज्ञानिकों को आवेश रहित अभिलक्षण की और इस विवेचना पर कुछ वैज्ञानिकों को यह मॉडल समझ नहीं आया, इसीलिए इसे नकार दिया गया। देखिए इनका यह मानना था, ये जो परमाणु मॉडल है, आइए समझते हैं, ये जो वाटरमेलन मॉडल कहा गया, तरबूज मॉडल कहा गया, तरबूज मॉडल में इनकी संकल्पना यह है, जैसे तरबूज में जो तरबूज का भाग है वो क्या है, धनावेशित है, और जो ऋणावेशित भाग है, तरबूज में जो काले काले बीज पाए जाते हैं, ये ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं, और इसी आधार पर इनकी संकल्पना थी, इसीलिए इनको तरबूज मॉडल, इनके मॉडल को कहा गया। लेकिन ये क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि ये आवेश रहित कण, इन्होंने न्यूट्रॉन के बारे में और ये परिभाषित नहीं कर पाए, इनका मॉडल पूरी तरीके से इसको डिफाइंड नहीं कर पाता है। इस मॉडल ने आवेश रहित अभिलक्षण की विवेचना की। ठीक है, तो इसी आधार पर ये जो मॉडल है वो फेल हुआ, और इस मॉडल के बाद एक नया एटॉमिक मॉडल प्रस्तुत किया गया, एक नए परमाणु मॉडल की संकल्पना दी गई। तो हम आइए बढ़ेंगे अगले नेक्स्ट परमाणु मॉडल की तरफ। ये रहा टॉमसन का एटॉमिक मॉडल, जिसे हम तरबूज मॉडल भी कहते हैं। क्लियर है? राइट, तो चलिए बढ़ेंगे आगे की तरफ और आइए देखते हैं रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। ये इंपॉर्टेंट है, इससे भी आगे चलकर काफी कुछ हमें जानकारी प्राप्त हुई रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल से। ये टॉमसन के परमाणु मॉडल की कमियों को दूर करते हुए अपना इन्होंने एक परमाणु मॉडल प्रस्तुत किया। देखिए रदरफोर्ड का जो परमाणु मॉडल है उनका एक एक्सपेरिमेंट पर बेस्ड है, एक प्रयोग पर आधारित है। वैसे ये प्रयोग आपके सिलेबस का कंप्लीट पार्ट नहीं है। राइट, प्रयोग अगर आपको देखना है तो 11th की क्लास के सिलेबस में आपके इसके प्रयोग भी हैं। रदरफोर्ड ने अपने प्रयोग में इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया, और इन्होंने क्या किया, अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट इनके प्रयोग को कहते हैं। अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग कहते हैं इनके एक्सपेरिमेंट को। राइट, रदरफोर्ड ने अपने प्रयोग में तेज से चल रहे अल्फा कण, अल्फा जो कण होता है वो हीलियम परमाणु के नाभिक को अल्फा कण कहते हैं। हीलियम परमाणु का नाभिक क्या कहलाएगा? अल्फा कण कहलाता है, हीलियम परमाणु का नाभिक, और ये कहलाएगा अल्फा कण। हीलियम परमाणु के नाभिक को सोने के पन्ने से टक्कर लगाई गई। अब इन्होंने पूरा एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप बनाया। ठीक है, वहां पर गोल्ड की फॉइल, सोने की पतली पन्नी लगाई, वहां पर
हीलियम जो एक अल्फा कण है, हीलियम अल्फा कण की बम्बार्डमेंट कराई गई, बमबारी कराई गई। इससे ये क्या देखते हैं, इनका पूरा एक्सपेरिमेंटल सेटअप होता है और इसी सोने की पन्नी से हीलियम परमाणु के नाभिक की टक्कर कराई गई। और आइए इनके एक्सपेरिमेंटल सेटअप को समझने का प्रयास करें, ठीक है। और इसी समझने के बाद रदरफोर्ड के जो निष्कर्ष निकाले, जो परमाणु मॉडल को प्रस्तुत किया, इसी बात को हम समझते हैं, ठीक है। इन्होंने क्या लिया, इन्होंने सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल लिया। क्या लिया, ये अल्फा पार्टिकल का ये सोर्स लेते हैं, अल्फा कण का इन्होंने स्रोत लिया है। यहां पर अल्फा कण की यहां पर अल्फा कण लिए जाते हैं और अल्फा कण के बाद ये क्या करते हैं, यहां पर गोल्ड की एक फॉइल लगाते हैं, सोने की एक पतली चादर लगाते हैं, पतली पन्नी लगाते हैं और इसको एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप के द्वारा क्या किया, इन्होंने व्यवस्थित किया है। ये है टोटल एक्सपेरिमेंटल सेटअप और जिसमें इन्होंने इसको व्यवस्थित किया है, ये रहेगा, राइट। चलो, एक्सपेरिमेंटल सेटअप में ये व्यवस्थित करते हैं और ये कहते हैं कि अल्फा कण की जब बम्बार्डमेंट कराई जाएगी, बीम ऑफ अल्फा पार्टिकल्स, अल्फा किरण पुंज यहां से प्रवाहित किया जाएगा। तो अल्फा किरण पुंज जब प्रवाहित करते हैं तो ये जो फॉइल है, ये गोल्ड की फॉइल है, सोने की पतली पन्नी है, यहां पर अल्फा कण आने से क्या होगा, अल्फा कण विक्षेपित हो जाएगा। कुछ तो इसी डायरेक्शन में विक्षेपित हो जाएगा और कुछ यहां विक्षेपित हो जाएगा, अल्फा कण स्कैटर्ड हो जाएंगे। ये गोल्ड फॉइल का यूज किया गया है, सोने की पतली चादर का प्रयोग किया गया है और इस प्रकार से अल्फा कण स्कैटर्ड हो जाएंगे। क्या होगा, अल्फा कण का स्कैटरिंग होगा, प्रकीर्णन होगा और यहां पर फ्लोरोसेंट स्क्रीन लगाई गई, क्या स्फुरदीप्त स्क्रीन लगाई गई, स्फुरदीप्त प्राप्त होगा और इस प्रकार से स्कैटरिंग होती है इसके पूरे अल्फा पार्टिकल की, अल्फा कण की स्कैटरिंग गोल्ड फॉइल के थ्रू होती है। अब जब अल्फा कण की इस प्रकार से स्कैटरिंग होगी तो इन्होंने जो परमाणु मॉडल को व्यवस्थित, परमाणु मॉडल को समझाने का प्रयास किया था कि ये सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल है और यहां पर फॉइल लगाई गई है। बाय द वे, इस प्रकार से एक्सपेरिमेंटल सेटअप भी आप बना सकते हैं, ठीक है। और यहां पे जब जाएगी तो यहां बम्बार्डमेंट होगी और इन्होंने क्या कहा था, इनका जो पूरा एक्सपेरिमेंटल सेटअप है वो इसी बात पर बेस्ड है कि कुछ कण क्या होते हैं, वापस लौट आते हैं। कुछ अल्फा कण क्या होंगे, कुछ अल्फा कण वापस लौट आएंगे, कुछ अल्फा कण सीधे निकल जाएंगे, कुछ अल्फा कण सीधे निकल जाएंगे और कुछ अल्फा कण अपने जगह से डाइवर्ट हो जाएंगे। इसी आधार पर क्या हुआ, इनका पूरा एक्सपेरिमेंटल सेटअप रहा, इनका निष्कर्ष रहा, इनकी पूरे परमाणु मॉडल को व्यवस्थित प्रदर्शित किया गया। ये कहते हैं सोर्स है, यहाँ पे गोल्ड फॉइल है। चलिए थोड़ा इसे हम यहां भी डिफाइन कर दे। ये है गोल्ड फॉइल, सोने की पतली पन्नी, ये है सोर्स ऑफ हीलियम न्यूक्लियाई, हीलियम का परमाणु है, हीलियम परमाणु का नाभिक, इसे अल्फा कण कहेंगे, अल्फा कण का सोर्स है। और इस प्रकार से कुछ रेज क्या होगी, पुनः वापस लौट आती है, कुछ रेज सीधे सीधे बाहर निकल जाती है और कुछ रे अपने मार्ग से विक्षेपित हो जाती है। इसी के आधार पर अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट लाया गया और इस पे इन्होंने कई सारे निष्कर्ष निकाले। सबसे बड़ा निष्कर्ष इन्होंने क्या दिया, जो पूरा, अब हम बात करें पूरे एटॉमिक मॉडल में एक बड़ा चेंज लेकर आया। ये कहते हैं कि जो अल्फा कण है, कुछ अल्फा कण इसके केंद्र से सीधे सीधे वापस लौट के चले आते हैं। तो इसी आधार पर इन्होंने एटॉमिक न्यूक्लियाई, परमाणु नाभिक की संकल्पना प्रस्तुत की। ये कहते हैं कि ये जो अल्फा कण है ये सीधे सीधे वापस लौट आया, इट मींस परमाणु के केंद्र में समस्त धनावेश निहित है, जिसे परमाणु नाभिक कहा गया। तो ये नाभिक की संकल्पना एटॉमिक मॉडल, या हम बात करें रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल से प्रदर्शित की गई और इसी प्रकार से कहते हैं कि यहां पर परमाणु नाभिक की संकल्पना की बात ये करते हैं, राइट। तो परमाणु नाभिक की संकल्पना इन्हीं के परमाणु मॉडल की देन है। आइए इनके हम परमाणु मॉडल के कुछ रिजल्ट समझते हैं, रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट्स के रिजल्ट्स, परिणाम क्या क्या निकल के आते हैं, कुछ पॉइंट्स में इनको हम समझ लेते हैं। ज्यादातर अल्फा कण बिना मुड़े हुए सोने के पन्नी से सीधे बाहर निकल गए, ज्यादातर अल्फा कण निकल गए, ठीक। कुछ अल्फा कण निम्न कोण से मुड़ गए, शॉर्टेस्ट एंगल से मुड़ गए,
ठीक है, और प्रत्येक 12,000 कणों में से एक कण वापस आ गया। तो 3 इनके क्या है, पॉइंट्स निकल के आए। जैसा मैंने अभी आपको एक्सपेरिमेंट्स में बताया कि ये अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट लिया गया, यहां पर अल्फा रेज डाली गई, तो कुछ अल्फा कण क्या है, 12,000 कण में कुछ अल्फा कण वापस लौट आते हैं। मोस्टली अल्फा कण क्या है, सीधे सीधे निकल गए, मोस्टली अल्फा कण सीधे सीधे निकल गए, कुछ अल्फा कण कुछ शॉर्टेस्ट एंगल से मुड़ गए। तो 3 इसमें क्या है, पॉइंट्स निकल के आए, और इन्हीं पॉइंट्स के आधार पर, इन्हीं रिजल्ट्स के आधार पर क्या है, पूरा एटॉमिक मॉडल प्रेजेंट किया गया, पूरी परमाणु मॉडल को प्रदर्शित किया गया। क्लियर? चलिए आइए इनके प्रयोगों के आधार पर कुछ कंक्लूजन निकल के आया, कुछ निष्कर्ष निकल के आया। तो इन एक्सपेरिमेंटल सेटअप्स के क्या कंक्लूजन है, राइट, देखते हैं। अपने प्रयोग के परिणाम के आधार पर रदरफोर्ड ने निम्न निष्कर्ष निकाले, कई कंक्लूजन्स निकाले। ये क्या कहते हैं कि परमाणु के भीतर का अधिकतम भाग खाली है। ऐसा इन्होंने क्यों कहा, क्योंकि जब अल्फा कण परमाणु से सीधे क्या किया गया, परमाणु पे प्रेक्षित किया गया, अल्फा कण की बम्बार्डमेंट कराई गई, तो कई सारे अल्फा कण सीधे सीधे बाहर निकल गए। तो कहते हैं परमाणु का अधिकांश भाग रिक्त है, खाली है, राइट। और ये कहते हैं क्योंकि अधिकतर अल्फा कण बिना मुड़े सोने की पतली पन्नी से बाहर निकल जाते हैं, क्यों, इसीलिए जो परमाणु का अधिकतर भाग है वो खाली है, क्योंकि वो बिना मुड़े, बिना मूव किए हुए सीधे सीधे परमाणु से बाहर निकल जाते हैं। क्लियर? चलिए, परमाणु के बीच में एक धनावेशित गोला है। इन्होंने क्या कहा कि जब हीलियम परमाणु के नाभिक की बम्बार्डमेंट कराई गई, बमबारी कराई गई, तो कुछ ऐसे अल्फा कण थे जो क्या हुए, उसके केंद्र में जाके, उसके नजदीक जाकर के लौट आए। तो लौट आने का रीजन क्या है कि परमाणु का एक जो भाग है वो धनावेशित भाग है, धनावेशित गोले में परमाणु का एक धनावेशित भाग है, जिसे इन्होंने एटॉमिक न्यूक्लियाई परमाणु नाभिक की संकल्पना दी। परमाणु नाभिक का कॉन्सेप्ट निकल के आता है, राइट। क्योंकि 12,000 में से एक अल्फा कण वापस आ गया, तो इससे एक परमाणु नाभिक के बारे में बताया गया कि किसी परमाणु का समस्त धनावेश एक जगह संकेंद्रित है, जिसे परमाणु नाभिक कहेंगे। क्योंकि ज्यादातर कण सोने की पतली पन्नी से सीधे निकल गए और कुछ ही कणों में झुकाव देखा गया, कुछ ही कण में झुकाव देखा गया। इस आधार पर यह निष्कर्ष निकाला गया कि परमाणु के भीतर ज्यादातर भाग खाली है, राइट। और इस आधार पर हम देखते हैं, और नाभिक के इस खाली भाग के बहुत से छोटे भाग में मौजूद होता है। ये कहते हैं 12,000 कणों में से एक कण का वापस आना ये बताता है कि उस परमाणु के बड़े छोटे से भाग में कुछ धनावेश पाया जाएगा, और उसी से जो इलेक्ट्रॉन है वो पुनः वापस लौट आया है, राइट। धनावेशित भाग होगा जिसे परमाणु नाभिक कहेंगे। तो नाभिक की संकल्पना इसी परमाणु मॉडल के द्वारा दी गई। तो हमने क्या देखा, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल देखा, उसका एक्सपेरिमेंट देखा, उसके रिजल्ट्स देखे, उनके कंक्लूजन देखे। तो इसी प्रकार से रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल को यहां व्यवस्थित किया गया, प्रदर्शित किया गया। इन्होंने कहा कि जो परमाणु नाभिक का आयतन है वो 10⁻⁵ गुना परमाणु के आयतन के बराबर होता है। 10⁻⁵ गुना ये क्या है, बराबर है। परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान उसके नाभिक में निहित होता है। इनका कॉन्सेप्ट ये था कि परमाणु का समस्त धनावेश तथा द्रव्यमान, परमाणु का समस्त धनावेश तथा संपूर्ण द्रव्यमान, परमाणु का समस्त धनावेश एवं संपूर्ण द्रव्यमान उसके केंद्र में निहित होता है, उसके केंद्र में निहित होता है, निहित होता है, जिसे परमाणु नाभिक कहते हैं, जिसे एटॉमिक न्यूक्लियाई परमाणु नाभिक की संकल्पना यहां से निकल के आती है, जिसे परमाणु नाभिक कहते हैं, जिसे परमाणु नाभिक कहते हैं। ठीक है, चलो। तो इस प्रकार से रदरफोर्ड का जो एक्सपेरिमेंट था, जिसका मैंने नाम आपको बताया अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग, अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, जिसके आधार पर परमाणु नाभिक की खोज हुई,
और इसी प्रकार से उन्होंने परमाणु मॉडल को प्रस्तुत करने का, समझाने का प्रयास किया अपने तरीके से। तो रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल को हमने समझ लिया, अपने स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले परमाणु मॉडल की तरफ, और इसी प्रकार से हमने इस परमाणु मॉडल को समझा। अब इनकी कुछ विशेषताएं समझ लें कि इस परमाणु मॉडल की विशेषताएं क्या है, फिर हम आगे परमाणु मॉडल बोर्स का परमाणु मॉडल पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए विशेषताओं को हम समझते हैं। इन्होंने अपने प्रयोगों के आधार पर क्या किया, परमाणु मॉडल प्रस्तुत किया, जिसमें कुछ प्रमुख विशेषताएं थी। भाई प्रयोग जब इन्होंने किया, कुछ रिजल्ट्स निकाले, कुछ कंक्लूजन निकाला, कुछ निष्कर्ष के आधार पर हमने परमाणु मॉडल को ये प्रस्तुत करते हैं। ये कहते हैं कि परमाणु का केंद्र जो है वो धनावेशित होता है, जिसे नाभिक कहा जाएगा। उन्होंने कहा कि परमाणु का जो सेंट्रल पार्ट है, केंद्र है, वो धनावेशित भाग है, जिसे नाभिक कहेंगे। एक परमाणु का जो संपूर्ण द्रव्यमान है वो नाभिक में निहित होता है। अभी मैंने परिभाषित किया कि परमाणु का समस्त धनावेश तथा समस्त द्रव्यमान उसके केंद्र में निहित होता है, जिसे हम परमाणु नाभिक कहते हैं। ठीक है, इन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर एक रिंग में, एक वलयाकार मार्ग में चक्कर लगाते हैं, एक रिंग में चक्कर लगाते हैं, और नाभिक का आकार परमाणु के आकार की तुलना में काफी कम होता है। तो ये इनके परमाणु मॉडल की कुछ बात थी। परमाणु मॉडल इन्होंने प्रस्तुत किया। इनका परमाणु मॉडल यही है, ये कहते हैं कि परमाणु का समस्त द्रव्यमान तथा समस्त धनावेश उसके केंद्र में निहित होता है, जिसे हम परमाणु नाभिक कहते हैं। ये कहते हैं जो परमाणु में इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। इलेक्ट्रॉन क्या है, इसके वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाता है। ठीक है, तो ये तो इनका परमाणु क्या रहा, परमाणु मॉडल रहा। अब क्या इनके परमाणु मॉडल में कुछ कमी है, और इनकी कमी अगर है तो आगे इनको दूर किया जाएगा। जैसे सबसे बड़ा जो इलेक्ट्रोडायनामिक थ्योरी है, विद्युत गतिकी का सिद्धांत है मैक्सवेल का, वो कहता है, वो क्या कहता है कि यदि कोई गतिशील कण है, मतलब मूविंग चार्ज पार्टिकल है, ये कोई गतिशील आवेशित कण है, अगर वो गति करेगा, यदि कोई गतिशील आवेशित कण है, अगर वो गति करेगा तो लगातार अपनी ऊर्जा का ह्रास करेगा, लॉस ऑफ एनर्जी होगी, ऊर्जा ह्रास होगी, और ऊर्जा ह्रास होगी तो उसकी ऑर्बिट छोटी होती चली जाएगी। भाई अगर ऊर्जा लॉस हो रही, एनर्जी लॉस हो रही, तो सेम ऑर्बिट तो नहीं रहेगा, ऑर्बिट छोटी होती चली जाएगी। कोई चार्ज, मूविंग चार्ज पार्टिकल है, और इस प्रकार से आवेश अगर कम होती चले गया, मतलब इस पर हम बात करें, एनर्जी इसकी लॉस होती चली गई और ऑर्बिट छोटी होती चली गई, तो एक टाइम आएगा क्या होगा कि ये जो इलेक्ट्रॉन है इस एटॉमिक न्यूक्लियाई में, परमाणु नाभिक में गिर पड़ेगा, और इस प्रकार से परमाणु का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। क्या होगा, परमाणु का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। इट मीन्स एटम के एग्जिस्टेंस पे, इस एटम की स्टेबिलिटी को, परमाणु के अस्थायित्व को यह परमाणु मॉडल नहीं समझा पाया, और यही कारण है कि ये एटॉमिक मॉडल क्या होता है, फेल होता है, असफल होता है। यह परमाणु मॉडल परमाणु के स्टेबिलिटी को डिफाइन नहीं कर पाया, तो इसकी ड्रॉबैक्स है, इसकी कमियां हैं। ये कमियां अभी हमने बताई, वही बात यहां लिखी गई है। रदरफोर्ड के अनुसार इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर रिंग में, वलयाकार मार्ग में चक्कर लगाते हैं, किंतु आवेशित होने के कारण ये कण अपनी निरंतर ऊर्जा खोते रहेंगे, एनर्जी लॉस होती रहेगी, और यही कारण है कि जैसे लॉस होगी और जिसके कारण ये अंततः नाभिक में प्रवेश करके परमाणु के अस्थायित्व को खतरा हो जाएगा, परमाणु का अस्थायित्व कम हो जाएगा, अर्थात अनस्टेबल हो जाएगा, अस्थिर हो जाएगा। परमाणु के अस्थायित्व की व्याख्या रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल नहीं कर पाया, और यही कारण है इनका परमाणु मॉडल फेल होता है। ठीक है, इस प्रकार से यह रदरफोर्ड परमाणु मॉडल की सबसे बड़ी कमी है, जिसे रदरफोर्ड समझा नहीं पाए। ये बात समझ आ रही है कि किस प्रकार से रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल फेल कर गया, असफल हुआ, और इसकी एक्सप्लेनेशन ये नहीं कर पाए। इसीलिए अगले एटॉमिक मॉडल को आपके सामने प्रस्तुत किया जाएगा, कि अभी हम बताएंगे बोर्स परमाणु मॉडल, इसके बाद एक नया एटॉमिक मॉडल लाया गया, जिसे बोर्स एटॉमिक मॉडल कहेंगे, बोर का परमाणु मॉडल कहते हैं। ठीक है, चलो भाई फटाफट स्क्रीनशॉट आप सभी ले लेंगे, बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर। ठीक है,
तो ये रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की कमियां थी। परमाणु मॉडल की कमियों को हमने समझा कि जिस प्रकार से ऋणावेशित कर कोई आवेशित कर लगातार परमाणु के चारों ओर चक्कर लगाएगा तो वो अपनी ऊर्जा लगातार खोता रहेगा, ऊर्जा का ह्रास लगातार होता रहेगा, और यही कारण है कि एटम के स्टेबिलिटी नहीं रहेगी, परमाणु का अस्थायित्व खतरे में आ जाएगा। और यही कारण है कि परमाणु के अस्थायित्व की व्याख्या कौन नहीं कर पाए? परमाणु के अस्थायित्व की व्याख्या रदरफोर्ड नहीं कर पाते हैं। यहां पर इलेक्ट्रॉन है, ये परमाणु नाभिक है, जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन मूव करेगा अपनी ऊर्जा लगातार खोएगा और यहां पर इसकी कक्षा लगातार छोटी होती चली जाएगी। यही कारण है परमाणु के अस्थायित्व की व्याख्या रदरफोर्ड नहीं कर पाते हैं और इसीलिए इनका परमाणु मॉडल फेल होता है। क्लियर है? चलिए बढ़ेंगे अगले पॉइंट की ओर। आइए समझते हैं इनकी कमियों को दूर करने के लिए एक नया परमाणु मॉडल प्रस्तुत किया गया जिसे बोर्स एटॉमिक मॉडल कहते हैं। क्या कहेंगे? बोर्स एटॉमिक मॉडल, बोर का परमाणु मॉडल। क्लियर? बोर्स एटॉमिक। अब बोर्स एटॉमिक मॉडल की बात करें, ये किस पर बेस्ड है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है, आइए समझते हैं। रदरफोर्ड की कमियों को दूर करने के लिए, कमियों का निवारण करने के लिए बोर का परमाणु मॉडल प्रस्तुत किया गया और नील्स बोर ने सबसे पहले 1912 में 1912 में परमाणु के बारे में अपना मॉडल दिया, जिसमें कुछ फैक्ट्स, कुछ तथ्य मौजूद थे, कुछ बातें बताई गई इस परमाणु मॉडल में। ये कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा में घूमेगा। जैसे उसी मॉडल को इन्होंने आगे कंटिन्यू किया कि एक परमाणु है, इसका समस्त धनावेश और समस्त द्रव्यमान इसके केंद्र में निहित है, जिसे परमाणु नाभिक कहेंगे। इलेक्ट्रॉन इस परमाणु नाभिक के चारों ओर कक्षाओं में चक्कर लगाएगा, लेकिन इन्होंने ये कहा कि इलेक्ट्रॉन कुछ निश्चित कक्षाओं में चक्कर लगाएगा और वो निश्चित कक्षाओं में चक्कर ही इलेक्ट्रॉन केवल कुछ निश्चित कक्षाओं में ही चक्कर लगा सकते हैं, जिन्हें इलेक्ट्रॉन की निर्धारित कक्षा कहते हैं, जिसको ऑर्बिट कहा जाएगा, जिसे निर्धारित कक्षा कही जाएगी। वैसे इन्होंने ये कहा था कि परमाणु का जो मॉडल है, इलेक्ट्रॉन कुछ निश्चित कक्षाओं में चक्कर लगाएंगे, उन्हें स्टेशनरी ऑर्बिट्स कहेंगे। क्या कहेंगे? स्टेशनरी ऑर्बिट्स कहेंगे, अस्थायी कक्षा कहेंगे। क्या कहेंगे? अस्थायी कक्षा कहते हैं, स्टेशनरी ऑर्बिट्स कहते हैं। तो ये इनके परमाणु मॉडल की बात निकल के आती है। ठीक है, स्टेशनरी ऑर्बिट्स कहा जाएगा। चलो भाई, इसी बात को आगे कंटिन्यू करते हैं। हम बात करेंगे परमाणु मॉडल में, बोर के परमाणु मॉडल में और कुछ बातें कही गई। आगे जब 11th में और डीप में आप इसको डिस्कशन करेंगे, ये कहते हैं कि परमाणु केवल उन्हीं कक्षाओं में चक्कर लगाएंगे जिनमें इनका h/2 पाई का कंप्लीट मल्टीपल होता है। क्या कहा इन्होंने? कि इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में चक्कर लगाएंगे जिसमें इलेक्ट्रॉन का संवेग MBR h/2 पाई का इंटीग्रल मल्टीपल होता है, पूर्ण गुणज होता है 1 2 3 4 एंड सो ऑन। और इन्हीं नंबर्स को हम क्या कहेंगे? ऑर्बिट कहेंगे, कक्षाएं कहेंगे। इसी के आधार पर इनकी संकल्पना आती है KLMN, और इन्हीं कक्षाओं को कोष कहा जाता है। जब इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कोषों में भरे जाते हैं। इन्होंने कहा कि ये जो कक्षाएं होंगी, निश्चित कक्षाओं में ही इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएंगे और इसी से कोष की संकल्पना निकल के आई। जैसे हम बात करें, ये के कोष कहलाएगा, इसका जो परमाणु नाभिक के नजदीक कोष है के कोष LMN, इस प्रकार से कोष कहलाएंगे। और इसमें इलेक्ट्रॉन, अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, इसकी भी बात इन्होंने की थी। KLMN कोषों में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 8 8 18 18 32, इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। तो इसी आधार पर बोर के परमाणु मॉडल को प्रस्तुत किया गया और बोर का परमाणु मॉडल ठीक ठाक एक्सप्लेनेशन परमाणुओं के बारे में कर पाता है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की स्थिति को बताने में ये सफल रहा। ठीक है, आगे जब हम क्लास 11th में पढ़ेंगे तो जो प्रेजेंट टाइम में हम एटॉमिक मॉडल देखते हैं वो क्वांटम यांत्रिकी मॉडल है। क्वांटम यांत्रिकी परमाणु मॉडल है जो परमाणु के अस्थायित्व की व्याख्या करता है, परमाणु में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की स्थिति की व्याख्या करता है। ठीक है, तो ये परमाणु मॉडल हम पढ़ेंगे और क्लास 11th में और इसको डीप में डिस्कशंस करते हैं। ठीक है, चलो भाई आगे बढ़ेंगे अगले पॉइंट की ओर। अब ये परमाणु मॉडल कंप्लीट होता है, भाई ये देखते हैं एटॉमिक नंबर्स किसे कहेंगे, परमाणु संख्या किसे कहते हैं। टॉपिक क्या है? एटॉमिक नंबर, परमाणु संख्या। एटॉमिक नंबर्स किसे कहते हैं? किसी भी परमाणु में उपस्थित
प्रोटॉनों की कुल संख्या, किसी भी परमाणु में उपस्थित प्रोटॉनों की कुल संख्या का मान उसकी परमाणु संख्या कहलाती है, परमाणु क्रमांक कहलाती है, परमाणु संख्या कहलाएगी। भाई जितने प्रोटॉन किसी परमाणु में उपस्थित है वही उसकी परमाणु संख्या कहलाती है। परमाणु संख्या किसी भी परमाणु का परिचायक होता है। परमाणु जो क्रमांक है, परमाणु संख्या है, उस परमाणु के बारे में वो निर्धारित करता है, उसके बारे में बताता है। इसमें बदलाव किसी भी परमाणु के स्वरूप को बदल सकता है। किसी भी परमाणु की परमाणु संख्या में बदलाव कर दे, प्रोटॉनों की संख्या में बदलाव कर दे तो उसके स्वरूप को बदला जा सकता है। जो परमाणु क्रमांक है, परमाणु संख्या, इसे Z से प्रदर्शित करते हैं और इसे प्रोटॉनों की संख्या के ये बराबर होता है किसी परमाणु में उपस्थित कुल प्रोटॉनों की संख्या का योग, या कुल प्रोटॉनों की संख्या ही उसकी क्या कहलाएगी, परमाणु संख्या कहलाती है। ठीक है। किसी भी अनावेशित परमाणु में, अनचार्ज्ड पार्टिकल में, जो ऐसा पार्टिकल हो, ऐसा परमाणु हो जो अनचार्ज्ड हो, अनावेशित हो, प्रोटॉन तथा इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होती है। हम बात करें प्रोटॉनों की संख्या और इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर होगी, कब होगी, जब वो चार्ज क्या हो, आवेशित ना हो, आवेश ना हो। जैसे सोडियम परमाणु की बात करें, सोडियम का परमाणु क्रमांक क्या है, सोडियम का परमाणु क्रमांक है 11 और इसमें प्रोटॉनों की संख्या 11, इट मींस इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी है 11, राइट। तो इसी प्रकार से इनमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या बराबर होती है जब इस पर क्या हो, आवेश कोई ना हो। अनावेशित परमाणु हो तो इसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या बराबर होगी। ये बात क्लियर है। चलिए बढ़ेंगे अगले पॉइंट की ओर। आइए देखते हैं, टॉपिक है जिसे हम कहेंगे मास नंबर, द्रव्यमान संख्या किसे कहेंगे। क्या है भाई, एटॉमिक मास या परमाणु द्रव्यमान कहेंगे या द्रव्यमान संख्या कहते हैं। यह है क्या, इसको हम समझते हैं। द्रव्यमान संख्या किसी परमाणु में उपस्थित उसके नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या का योग होती है। इसी को द्रव्यमान संख्या या परमाणु द्रव्यमान कहते हैं। एटॉमिक नंबर या हम क्या कहेंगे, मास नंबर कहते हैं। परमाणु द्रव्यमान या हम परमाणु एटॉमिक मास कहते हैं, एटॉमिक मास कहेंगे या मास नंबर कहेंगे। परमाणु द्रव्यमान या द्रव्यमान संख्या कहते हैं। A बराबर होता है Z प्लस N। क्या होता है, द्रव्यमान संख्या को A से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करेंगे, A से प्रदर्शित करेंगे, जिसे हम एटॉमिक मास कहते हैं। द्रव्यमान संख्या या बेसिकली हम बात करेंगे एटॉमिक मास, परमाणु द्रव्यमान कहते हैं। परमाणु द्रव्यमान जो होगा प्रोटॉनों की और न्यूट्रॉनों की संख्याओं का, कुल संख्याओं के योग के बराबर होता है। किसी द्रव्यमान संख्या किसी परमाणु नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉनों की संख्या का जोड़ होती है, जिसे हम क्या कहेंगे, परमाणु द्रव्यमान या द्रव्यमान संख्या कहते हैं। ये बात क्लियर है। ठीक है। जहां Z क्या है भाई, लिख लो, Z क्या है, प्रोटॉनों की संख्या है। Z जो है प्रोटॉनों की संख्या है और N क्या है, न्यूट्रॉनों की संख्या। N क्या है, न्यूट्रॉनों की संख्या है। चलो बढ़ेंगे अगले पॉइंट। आइए देखते हैं वैलेंसी किसे कहते हैं, संयोजकता किसे कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, आपको जानना जरूरी है कि संयोजकता किसे कहा जाता है। जब हम बोर-बरी का नियम पढ़ते हैं, बोर-बरी के नियम से हमें ये पता चलता है कि किसी भी परमाणु के अंतिम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन, अंतिम कोश में अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। ठीक है। किसी परमाणु के अंतिम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या ही उसकी संयोजकता कहलाती है। चलिए इसे हम समझ लेते हैं। हम बात करें कि बोर-बरी के नियमानुसार जब किसी परमाणु के अंतिम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। और हर तत्व की ये टेंडेंसी होती है, हर एक परमाणु, हर एक तत्व चाहता है कि उसके अंतिम कोश में, बाह्य कोश में 8 इलेक्ट्रॉन फुलफिल हो जाए, फिल हो जाए, अर्थात उसका अष्टक पूरा हो जाए। हर तत्व अपनी बाह्य कोश में 8 इलेक्ट्रॉन भरने के लिए इलेक्ट्रॉन को अपने में से मुक्त करता है या इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, और यही जो क्या कहलाएगी, आइए समझते हैं। 8 इलेक्ट्रॉन अपने अंतिम कोश में रखने के लिए जो भी इलेक्ट्रॉन कोई तत्व लेता है या देता है, वही उसकी क्या कहलाएगी,
और इसी संख्या को हम क्या कहेंगे, यूजफुल होगा, वही उसकी वैलेंसी कहलाएगी, संयोजकता कहलाती है। देखिए संयोजकता कई मायने में हम डिफाइन कर सकते हैं। जैसे हम बात करें कि किसी तत्व के बाह्य कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या ही उसकी संयोजकता कहलाती है। हर कोई तत्व अपने बाह्य कोश में 8 इलेक्ट्रॉन को रखता है, 8 इलेक्ट्रॉन रखना चाहता है। इसी प्रकार से जब किसी तत्व के बाहरी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन को पूरा करने के लिए या तत्व इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा या इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा तो वही उसकी संयोजकता कहलाएगी। आइए इसी बात को हम समझें। जैसे सोडियम का परमाणु क्रमांक है 11। क्या है भाई, सोडियम का परमाणु क्रमांक है 11। इसके बाह्य कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 8 1, 1 इलेक्ट्रॉन, अर्थात इसे संयोजकता 1 होगी। लेकिन अगर हम बात करें कि सोडियम के बाह्य कोश में 8 इलेक्ट्रॉन पाने के लिए क्या करेगा, सोडियम आसानी से 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है और इसके बाह्य कोश में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। अर्थात इसने कितने इलेक्ट्रॉन का त्याग किया, इसने त्याग किया है 1 इलेक्ट्रॉन, अर्थात इसकी संयोजकता 1 होगी। ये बात क्लियर है, समझ आई बात। ऐसे हम बात कर ले, एग्जांपल ले ले क्लोरीन की। क्लोरीन का परमाणु क्रमांक है 17। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अकॉर्डिंग टू बोर्स एटॉमिक मॉडल 287 होगा। अब इसके बाह्य कोश में 8 इलेक्ट्रॉन के लिए इसे क्या करना पड़ेगा, देखिए इसके बाह्य कोश के 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसे बाह्य कोश के 8 इलेक्ट्रॉन को कंप्लीट करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना पड़ता है। इसकी संयोजकता भी क्या होगी, 1 हो जाएगी। क्लियर है। चलो भाई, इसी प्रकार से हम बढ़ते हैं। संयोजकता को हमने परिभाषित कर लिया कि संयोजकता क्या है। अब हम देखते हैं समस्थानिक और संभारिक, इसके बारे में पढ़ेंगे। आइसोटोप्स किसे कहते हैं और आइसोटोप्स किसे कहते हैं और आइसोबार्स किसे कहते हैं, समस्थानिक किसे कहेंगे, पहले हम इसी बात को समझते हैं। एक ही तत्व के ऐसे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक तो समान है, क्या है, परमाणु क्रमांक, परमाणु संख्या, परमाणु क्रमांक तो समान है लेकिन इनके द्रव्यमान संख्या भिन्न है। इट मीन्स हम बात करेंगे द्रव्यमान संख्या भिन्न होगी तो ये क्या कहलाएंगे, समस्थानिक कहलाते हैं। क्या कहलाएंगे, समस्थानिक कहलाते हैं। बात समझ आई। किसी तत्व का परमाणु क्रमांक समान हो और द्रव्यमान संख्या भिन्न हो तो वो समस्थानिक कहलाते हैं, आइसोटोप्स कहलाते हैं। एग्जाम्पल की बात करें, अभी हमने एग्जाम्पल लिया था हाइड्रोजन का 3 समस्थानिक है, हाइड्रोजन के 1H1, 1H2 और 1H3, 1H1, 1H2 और 1H3, जिसका नाम है प्रोटियम, ड्यूटीरियम और ट्राइटियम। प्रोटियम, ड्यूटीरियम और ट्राइटियम। और इसी प्रकार से ये क्या होंगे, ये 3 समस्थानिक है हाइड्रोजन परमाणु के, जिनके परमाणु क्रमांक तो समान है लेकिन द्रव्यमान संख्याएं भिन्न हैं। ये सभी समस्थानिक कहलाते हैं, आइसोटोप्स कहलाते हैं। ऐसे एग्जांपल ले लो, कार्बन के 3 आइसोटोप्स हैं, C612, C613, C614, C614। ये कार्बन के 3 समस्थानिक हैं, ठीक है। ऐसे ही विभिन्न तत्वों के अलग अलग समस्थानिक पाए जाते हैं, जिनके परमाणु क्रमांक अगर समान होंगे, द्रव्यमान संख्याएं भिन्न होती हैं, वो समस्थानिक कहलाती हैं। आइए हम समस्थानिकों का यूज देखते हैं, इनका उपयोग कहां कहां हम कर सकते हैं, ठीक है। यूरेनियम समस्थानिक का यूज देखो, यूरेनियम का समस्थानिक 92 यूरेनियम 235। देखो यूरेनियम के 2 समस्थानिक है, 92 इसका परमाणु क्रमांक है, यूरेनियम 235 और एक होता है 92 यूरेनियम 239। तो ये 2 यूरेनियम के समस्थानिक हैं। यूरेनियम का प्रयोग हम कहां करते हैं, न्यूक्लियर रिएक्टर्स में, नाभिकीय प्रक्रियाओं में, परमाणु संयंत्रों में किया जाता है। एटॉमिक, हम परमाणु संयंत्र की बात करें, न्यूक्लियर रिएक्टर्स में यूज होता है। यूरेनियम समस्थानिक का उपयोग परमाणु संयंत्र में ईंधन के रूप में प्रयोग करते हैं, तो इसके समस्थानिक का प्रयोग करते हैं, राइट। कोबाल्ट के समस्थानिक, कोबाल्ट 60, कोबाल्ट समस्थानिक का प्रयोग हम कैंसर के उपचार में करते हैं। कोबाल्ट 60 का प्रयोग किया जाता है कैंसर के उपचार में, ठीक है। आयोडीन के समस्थानिक का उपयोग घेंघा के उपचार में किया जाता है। ग्वाइटर नामक डिजीज हो जाती है, घेंघा रोग से बचने के लिए आयोडीन के समस्थानिक का प्रयोग करेंगे। और भी जैसा मैंने बताया, कार्बन 14 भी एक समस्थानिक है और कार्बन 14 समस्थानिक का प्रयोग क्या करते हैं, कार्बन डेटिंग में यूज किया जाता है। किसमें यूज होगा, कार्बन 14 समस्थानिक का यूज कार्बन डेटिंग के रूप में किया जाता है। कार्बन डेटिंग क्या है, कोई बताएगा आप में से,
कार्बन डेटिंग का प्रयोग जो हमारी पुरानी चीजें हैं, पुराने पेड़ है, पुरानी जीव जंतु है, पुराने पेड़ पौधे, उनकी एज का पता लगाने के लिए कार्बन डेटिंग का प्रयोग करते हैं। उनकी उम्र का पता लगाने के लिए कार्बन डेटिंग का प्रयोग किया जाता है कि ये वस्तु या जानवर कितना पुराना है। विभिन्न जानवर जो होते हैं, मृत जीव होते हैं, उनकी हड्डियां पा जाए तो इसे पता चलता है ये जीव कितना पुराना है। ठीक है, तो इसका यूज हम बेसिकली क्या करते हैं, पुरातत्व विभाग में, आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट में इसका यूज होता है। कार्बन डेटिंग का यूज करते हैं डिफरेंट टाइप से। ठीक है, चलो भाई पढ़े। आइए देखते हैं समभारिक आइसोटोप्स। हमने समझा आइसोबार्स किसे कहेंगे, समभारिक किसे कहते हैं। जैसा अभी हमने देखा कि जिनके परमाणु क्रमांक समान हो, सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मॉस नंबर, वो क्या कहलाएगा, आइसोटोप्स कहलाएगा। यहां हम देखते हैं कि ऐसे तत्व जिनके परमाणु द्रव्यमान समान हो और उनके परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न हो, क्या कहलाएंगे, समभारिक कहलाएंगे। यहां पर परमाणु द्रव्यमान या जिसे आप द्रव्यमान संख्या कहते हैं, परमाणु द्रव्यमान या द्रव्यमान संख्या समान होती है। परमाणु द्रव्यमान या द्रव्यमान संख्या समान होती है। दोज एलिमेंट विच हैव सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर, और इनका परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न होता है, इनके परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न होंगे, तो ये क्या कहलाएंगे, समभारिक कहलाते हैं। तो ये समभारिक कहलाते हैं। इनके एग्जाम्पल्स बताइए भाई, इनके एग्जाम्पल्स क्या होंगे। इनके एग्जाम्पल की बात करें, 19 पोटेशियम 40, 20 कैल्शियम 40, ये क्या है, समभारिक है। इनके परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न है, द्रव्यमान संख्याएं समान है, ये समभारिक कहलाते हैं। हम बात करें C614, 7N14, ये सभी क्या है, समभारिक कहलाते हैं। इनके द्रव्यमान संख्याएं समान है और परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न है, तो ये क्या कहलाएंगे, ये समभारिक कहलाएंगे, आइसोबार्स कहलाते हैं। क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं किसी को। तो इसी से प्रकार से हमने समस्थानिक को समझा, समभारिक को समझा, जो आपके सिलेबस का पार्ट है, और इसी प्रकार से स्ट्रक्चर्स ऑफ एटम को हमने पूरी तरीके से कवर कर लिया है। स्ट्रक्चर्स ऑफ एटम को हमने पूरी तरीके से कवर किया। तो स्टूडेंट्स, आपको ये क्लास कैसी लगी हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं। ये पूरी वीडियो को आपने वन शॉट में कवर किया, आप इसे जरूर देखें। आपको बोर्ड एग्जाम में या आपके जो 9th क्लास के एग्जाम्स होते हैं उनमें आपको पूरी तरीके से हेल्प मिलेगी। तो स्टूडेंट्स, मिलते हैं अगले नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच टू एवरीवन। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर डे नोटिफिकेशन।